हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी आप सभी का एलएन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को देख लिया था। अब उसी श्रेणी में मैं आगे लेकर के आपको आज से इस क्लास के द्वारा मैं आपका जो बीए सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पार्ट है होम मैनेजमेंट, उसको स्टार्ट कर रही हूँ। आज से हम इस टॉपिक को लेकर के आगे क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। देखिए, होम साइंस कहने को तो बहुत हल्का सा विषय लगता है। लोगों की इसके प्रति जो एक विचारधारा है या जो इसके प्रति अपना एक दृष्टिकोण है वो बहुत, मैं कह सकती हूँ कि अभी डेवलप नहीं हो पाया है। लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं। तो आप अपने विषय से जब कुछ अच्छा अचीव करेंगे, आप उसमें कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, तो लोगों को ये अट्रैक्शन फील होगा कि आप इस विषय के माध्यम से भी समाज में, सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं जो अभी भी बहुत ज़रूरत है जिसकी। हम सारे कामों को सुचारू रूप से, सही ढंग से, व्यवस्थित तरीके से जब करेंगे तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। और समाज का निर्माण कहाँ से होता है? हमारे घर से शुरू होता है। तो जब हमारे घर से एक समाज का निर्माण हो रहा है, तो जब तक समाज में परिवार सुव्यवस्थित, सुसंस्कारित नहीं होगा, तब तक एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाना संभव नहीं है। तो इसी श्रेणी में मैं आगे आज लेकर के आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जिस घर में पूरे समाज की एक इकाई का निर्माण होता है, वो घर कैसे चलाना है, उसके प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रबंधन क्या है। घर तो हम सभी जानते हैं, हम सभी घर में रहते हैं, घर में ही हमें सुकून मिलता है, हमारी सभी आवश्यकताएं भी घर से ही पूरी होती हैं। लेकिन घर है क्या? इसको आपके सिलेबस में होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंध के टॉपिक के रूप में जो दिया गया है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि गृह क्या होता है। जैसे यहाँ पर गृह प्रबंध, प्रबंध को जानने से पहले ये जरूरी है कि हम गृह के बारे में जानें कि गृह किसे कहा जाता है। गृह के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक होता है घर और दूसरा होता है मकान। लेकिन घर जो है वो एक भावनात्मक शब्द है। जब हम अपनी भावनाओं के साथ, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपने सहानुभूति से, जिन भावनाओं के साथ जब हम घर का नाम लेते हैं तो वो एक भावनात्मक परिवेश बन जाता है। लेकिन जब बात मकान की जाती है तो वो केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, लकड़ी, इससे बना हुआ एक ढांचा सा ही रहता है। ये बात आवश्यक है कि सबसे पहले एक ढांचा बनकर के तैयार होता है और फिर जब हम उस ढांचे के अंदर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ निवास करना प्रारंभ कर जाते हैं, तब वह मकान एक घर बन जाता है। घर बनने के बाद उस घर का संचालन कैसे होगा, उसकी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से किस प्रकार चलेगी, इसके लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो हमें होम साइंस में पढ़ने को मिलते हैं। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि पूरा समाज हो, पूरा वर्ल्ड हो, कोई भी व्यवस्था बिना प्रबंध के नहीं चलती है। जब हम बिना प्रबंध के किसी भी काम को करते हैं तो वो सदैव आगे जा कर के हमारे लिए मुसीबतों का एक जत्था बन के सामने आता है। अब जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि आपकी इनकम है 100 रुपये और आप हर महीने 200 रुपये के खर्च के बारे में सोचते हैं और आप न चाहते हुए भी 100 रुपये की इनकम के बाद 150 रुपया खर्च करने की बात करते हैं, 50 रुपये उधार लेकर के आप अपने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप अपनी
मेहनत से उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, दूसरों से उधार लेकर के आप अपना महत्वाकांक्षा को बढ़ाते जा रहे हैं, तो कल के दिन जब वो उधार इकट्ठा होगा तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसलिए ये आवश्यक है, ये जानना जरूरी है कि अगर आपकी इनकम, आपकी व्यवस्था 100 रुपये की है तो आपको उसमें से 50 ही खर्च करना है, 50 आपको बचत करके लेकर के चलना है। अगर आपको 150 खर्च करना है तो आपको कम से कम 300 रुपये कमाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी को प्रबंध कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, गृह और प्रबंध, इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है गृह प्रबंध। जब हम घर में प्रबंधन करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने घर के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि देखिए, ये सब जरूरी क्यों है? क्योंकि घर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमको वास्तविक स्वरूप में जो आराम होता है, जो सुकून होता है, उसकी प्राप्ति होती है। चाहे किसी का घर कैसा भी क्यों ना हो, जैसी आर्थिक स्थिति होती है सबका घर उसी के अनुरूप बनता है, और वो घर फिर भी अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है फिर भी उसका घर उसके लिए स्वर्ग के समान ही होता है। ये बात आप लोगों को इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आने वाले समय में जब आप अपनी गृहस्थी की बागडोर संभालेंगे तो आपको उस घर के संचालन में कोई समस्या न आए, आप सारे नियमों को, सारे सिद्धांतों को भली भांति समझ पाएं और उसका अनुपालन करते हुए अपनी गृहस्थी को बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर के अपने जीवन यापन में आगे बढ़ें। इसीलिए आपको इन सिद्धांतों की जानकारी आपके सिलेबस के माध्यम से दी जा रही है। अब हम बात ये कर लें कि आखिर घर को इतने अच्छे प्रबंधन के तरीके से चलाना क्यों जरूरी है। घर ऐसा क्या है जिसके लिए हमें बहुत सारे सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि घर की बात है, घर की बात है, कैसे भी हो जाएगा, चल जाएगा, किसी को इसके लिए माइंड करने की जरूरत नहीं है। वो एक अलग मुद्दा है जहाँ पर आप अपनी आदतों, अपने तौर तरीकों के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन उस घर को चलाने के लिए जिसमें आप रहते हैं, उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से रखना, सजाना, संवारना, उसकी व्यवस्था को निरंतर चलने रहने के लिए जो आय और व्यय का सिस्टम है उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें भी क्यों जरूरी हैं? क्योंकि समाज में जब एक सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित परिवार की संकल्पना अपना स्थान लेगी तो ही हम एक सुव्यवस्थित और सुसंस्कारित समाज की नींव रख पाएंगे। आज के समय की ये आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार, शिष्टाचार, इन सब चीज़ों की भी जो ज्ञान पूंजी है वो उनके साथ ज़रूर बांटें। क्योंकि हमारे समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सब की जड़ में कहीं न कहीं हमारी परवरिश, हमारी पारिवारिक व्यवस्था, हमारा जीवन प्रबंधन, ये सब कुछ उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार बन रहा है। क्योंकि जहाँ पर आप देखिए बच्चों को एक अच्छा संस्कार नहीं दिया जाता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, उनको अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, तो उन बच्चों का विकास अच्छी तरीके से नहीं होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छे पारिवारिक वातावरण का होना आवश्यक है, जहाँ पर उनकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और उनकी जो आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे उनकी भावनात्मक आवश्यकताएं, उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं, उनकी सामाजिक आवश्यकताएं, लैंगिक आवश्यकताएं, ये जो सारी आवश्यकताएं हैं ये उनके चारित्रिक विकास के लिए बहुत आवश्यक हो जाती हैं और इसकी पूर्ति परिवार के द्वारा ही की जाती है। और परिवार में ही बच्चे को अच्छा संस्कार भी प्राप्त होता है। अब आप बिल्कुल प्रारंभ से अगर देखें कि एक नव विवाहित जोड़ा जब अपने जीवन में अपनी गृहस्थी की शुरुआत करता है तो वो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को मेंटेन करते हुए आप देखेंगे कि अपनी लाइफ के लिए अपने जो गोल्स होते हैं, जो उनके उद्देश्य होते हैं, उनको वो निर्धारित करता है और उसी के आधार पर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है।
जैसा कि परिवार की 3 अवस्थाएं हैं, आप सभी को पता है कि परिवार जो है वो 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। एक होता है हमारा प्रारंभिक काल, जिसे हम अर्ली स्टेज कहते हैं, दूसरा है हमारा विस्तार की अवस्था होती है, और तीसरा हमारा होता है संकुचन की अवस्था। प्राइमरी लेवल की जो अवस्था है, जिसे हम प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, उसमें जो नवयुगल हैं या जो नव दंपति हैं, वो अपने जीवन में अपनी लाइफ को कैसा बनाना है इसके लिए कल्पनाएं करते हैं, सपने देखते हैं। और फिर जब विस्तार की अवस्था आती है, विस्तार की अवस्था जब उनकी पहली संतान जन्म ले लेती है, तब से लेकर के और जब तक उनकी पहली संतान अपनी गृहस्थी में कदम नहीं रख देती है, तब तक ये जो काल होता है ये विस्तार की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति अपने परिवार की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो सांवेगिक आवश्यकताएं हैं, जो भावनात्मक आवश्यकताएं, इन सभी को पूरा करते अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ता है। और अगर यहाँ पर प्रबंधन नहीं हुआ तो उसके जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हो सकेगी, उन्हें बार बार अवसाद होगा, उन्हें डिप्रेशन होगा, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि आप समय रहते गृह प्रबंधन के उन मूल तत्वों को भली भांति समझें, जिससे आपके जीवन में आने वाले समय में जो गृहस्थी है आपकी, वो बेहद खूबसूरती से संचालित हो सके। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको गृह प्रबंध की परिभाषा के रूप में भी मैंने आपको इसके कोटेशंस को क्लियर किया है। मैकफार्लैंड ने कहा है कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो प्रबंधक है वो विधि पूर्वक, यानी कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो सर्वमान्य तरीका है उससे समन्वित एवं सहयोगपूर्ण, यानी कि परिवार के सदस्यों को साथ लेकर के सबका सहयोग लेने का जो उसका रवैया है उसको अपना करके वो मानवीय प्रयासों के द्वारा जो स्वदेशी संगठनों का सृजन, निर्देशन एवं संचालन करता है। यानी कि जो परिवार का प्रबंधक है, परिवार का प्रबंधक कौन हुआ? जो घर, या तो घर के मुखिया होंगे, नहीं तो जो घर की स्त्री है, जो गृहिणी है, उसको अपने परिवार की व्यवस्था का पूरा संचालन देखना है। तो वहाँ पर वो क्या करेगी कि अपने परिवार को चलाने के लिए वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग लेते हुए जो उसके पारिवारिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने के लिए वो क्या करती है? वो विभिन्न प्रकार के संगठन का निर्माण करती है, ग्रुप्स बनाती है और उनको निर्देशित करती है, और फिर कहीं जाकर के वो अपने परिवार का संचालन कर पाती है। तभी उसके गोल्स और परिवार का विकास और वृद्धि संपन्न हो पाता है। आप देखिए, स्टैनली वेल्स ने कहा है कि प्रबंध क्या है? ये पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्पष्ट आशय हेतु निर्णयन एवं मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। यानी प्रबंधन वह सिस्टमेटिक वे है जिसके द्वारा हम परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे बहुत सारे कार्यों को, बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं और बहुत सारे प्रक्रियाओं को हम प्रमोट करते हैं जो एक परिवार के उचित विकास के लिए आवश्यक होता है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने घर में, आप एज ए फैमिली मेंबर, कई बार आपका मन करता है कि आप खूब महंगे कपड़े खरीद लें। भाई, कपड़े तो ऐसे होते हैं जो सबको पसंद होते हैं, हर कोई अपनी कबर्ड का अपना वार्डरोब बिल्कुल एकदम न्यू और अच्छे ब्रांड के कपड़ों से भरना चाहता है। लेकिन अगर हम इच्छा पर जाते हैं तो हम अपनी बाकी आवश्यकताओं का क्या करेंगे? भाई, हमारे पास जो इनकम है वो तो लिमिटेड है ना। अब जिसकी अनलिमिटेड है मैं उसकी बात नहीं कर रही, एक जनरल लाइफ की बात अगर देखी जाए तो आपकी जो इनकम है आपको उसी में अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो आपका मन कर रहा है कि खूब सारे कपड़े मैं खरीद लूं, लेकिन आपकी मम्मी क्या करती हैं? उनका उद्देश्य है कि जो उनका निर्धारित लक्ष्य है, यानी कि वो महीने में आपको जो पैसे देती हैं उसमें से भी उनकी इच्छा है कि आप कुछ बचा करके उसको सेव करें अपने फ्यूचर के लिए। तो वो क्या करेंगी? वो आपके उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए
उनका स्पष्ट आशय यही होगा कि आपको आपके पूरे पैसे खर्च नहीं करने हैं, आने वाले कल के लिए भी बचा के रखने हैं। तो वो क्या करेंगी, वो निर्णयन करेंगी और मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करेंगी। आपके कपड़े खरीदने का जो प्रोग्राम है उसको वो थोड़ा शॉर्ट करेंगी कि जहां आपको 4 कपड़े लेने की इच्छा है वहां आपको 2 में ही काम चलाना चाहिए। इससे आपकी इच्छा भी पूरी हो रही है और आपकी बचत भी हो रही है, ये दोनों चीजें ही मैनेज हो रही हैं। तो यही क्या है, प्रबंधन हो गया। यही है आपके लिए कि आप इस तथ्य को सीखें कि हमें आज चलते हुए कल के लिए तैयार कैसे रहना है। सामान्य भाषा में देखा जाए तो परिवार में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कम से कम संसाधनों के द्वारा करते हुए आने वाले कल के लिए, जो आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी पीरियड के लिए, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए जो सेविंग है उसको बचा करके रखना, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपका समय हो, इन सब चीज़ों को सही स्थान पर खर्च करने का जो सिस्टमेटिक कंट्रोल सिस्टम बनता है घर में, उसे ही हम कहते हैं गृह प्रबंध। आई होप समझ में आ गई होगी बात कि गृह प्रबंध क्या है। गृह प्रबंध की अवधारणा को अगर देखना है तो हमें बहुत बृहद स्तर पर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रबंध को हम कभी भी बहुत छोटे रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते। प्रबंध अपने आप में सार्वभौमिक स्वरूप में हमारे जीवन से संबंधित प्रत्येक क्रियाओं से संबंध रखता है, क्योंकि अगर हम अपनी क्रियाओं में प्रबंध नहीं करेंगे तो हम अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और ये कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। क्या है कि हम प्रत्येक दिन प्रत्येक घटनाओं में अपने जीवन में रोज प्रबंधन का काम करते हैं। जैसे आपको अगर 9 बजे अपने कॉलेज पहुंचना है तो आप अपने दैनिक दिनचर्या की प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए सुबह उठने के साथ ही अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं कि हम कितने बजे तक अपना सारा जो दैनिक कार्य है उसको ख़त्म कर पाएंगे ताकि हम 10 बजते बजते अपने कॉलेज पहुँचें। तो यहाँ पर आपने अपने टाइम का मैनेजमेंट कर लिया। आपको अगर कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ पसंद है, अगर आपको उसको बनाना है तो आप क्या करते हैं, आप पहले उसका प्रबंधन कर लेते हैं कि कौन सा सामान लगेगा, कब बनाना है, कब हम फ्री हैं, कब हम उसमें जितना समय लगने वाला है उतना समय हम उसमें दे पाएंगे वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से टाइम को, श्रम को, चीज़ों को क्या करते हैं, उनका प्रबंधन कर लेते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे जीवन से संबंधित प्रत्येक घटनाएं जो प्रतिदिन हमारे जीवन में हो रही हैं, उन सभी में हम क्या करते हैं, हम पहले निर्णयन करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने जीवन से संबंधित प्रत्येक प्रक्रियाओं में हम क्या करते हैं, पहले हम अपने जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, यानी कि जो भी हमें काम करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हमें उसमें जो कुछ भी चाहिए, जो भी संसाधनों की जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको हम क्या करते हैं, संगठित करते हैं। संगठित करने के बाद फिर हम उनका समन्वयन करते हैं, फिर उनको क्रियान्वित करते हैं। उन क्रियान्वयन करने के लिए उसमें अगर किसी प्रकार के उत्प्रेरण की आवश्यकता है तो हम उनको उत्प्रेरित करते हैं, फिर उन पर नियंत्रण रखते हैं और अंत में फिर हम उनका मूल्यांकन करते हैं। अगर आप देखें तो ये सारे क्या हैं, ये सभी गृह प्रबंध के चरण में आएंगे, जो मैं आपको अभी इस टॉपिक को बताने के बाद बताऊंगी कि गृह प्रबंध के चरण क्या क्या होते हैं। तो अभी देखिए कि संसाधनों का उपयोग करके जब हम अपने अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, वही क्या है, हमारे गृह प्रबंध की अवधारणा है। भाई कोई भी व्यक्ति क्या चाहेगा कि उसके पास जो संसाधन है उनका वो अधिकतम इस्तेमाल करे और उससे लाभ लेकर के वो अपने विकास को दिनों दिन आगे बढ़ाता चला जाए।
जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास साइकिल है तो आप ये प्रयास करते हैं कि आप कैसे बचत करें, आप क्या ऐसा काम करें कि आपकी इनकम बढ़े और आप स्कूटी या बाइक खरीदें। या अगर आपके पास बाइक है तो आप इस प्रयास में रहते हैं कि आखिर आप अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे कि आपकी इनकम बढ़ेगी और आप क्या करने लगेंगे, आप धीरे धीरे कार खरीदने की प्लानिंग करने लगते हैं। इस तरीके से हम अपने जीवन की सभी घटनाओं में हमेशा अपने बड़े गोल्स को पूरा करने के लिए अपने जीवन की इन छोटी छोटी क्रियाओं में क्या करते हैं, पूरा प्रबंधन करते हैं। प्रबंधन के कुछ चरण होते हैं, जैसे हमने पहले कुछ डिसीजन लिया, उसके बारे में सोचा कि हमें ये काम करना है। अब उस काम को करने के लिए हम विभिन्न संसाधनों को इकट्ठा करते हैं। अब पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि संसाधन होते क्या। बेसिकली जब आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मानवीय और दूसरे होते हैं अमानवीय। लेकिन ये तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाने की बात है। सामान्य बोलचाल और हमारी समझ जिस स्तर की है अभी फिलहाल, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जीवन में जो हमारा समय है, जो हमारा श्रम है और जो हमारे पास उपलब्ध धन है, यही हमारा संसाधन होता है। आप देख लीजिए, आप प्रत्येक प्रक्रियाओं का अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको अगर विश्लेषित करते हैं तो आप यही पाएंगे कि आप इन्हीं तीन संसाधनों का प्रयोग करके क्या करते हैं, अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर समय हो या श्रम हो या धन हो, अगर इन संसाधनों को समुचित तरीके से प्रयोग करने की कला आपके अंदर अगर विकसित हो गई तो इसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन जीने की कला को सीख लिया है। अब छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कि अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा लिखा जैसे भी किया वो चीज़ें तो पीछे हैं, उनको हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आपकी अभिलाषा तो यही होगी कि अब आने वाली कक्षाओं में या जो आपके आने वाले जो आपके गोल्स हैं उसको आप हमेशा पहले से बेहतर बना के रखते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हाँ इस साल मेरा जितना नंबर आया है उससे कम आए, नहीं। आप हमेशा क्या सोचते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि हम हमेशा अपने पास जो कुछ भी है उससे ऐसा उद्देश्य बना करके पूरा करें, यानी कि आप हमेशा बेहतरी की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आप किन किन चीज़ों का प्रबंधन करेंगे। अच्छा नंबर लाने के लिए आपको पढ़ाई में समय देना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा लगना पड़ेगा और उसमें जो आवश्यक जो सामग्री है जैसे कि कॉपी, पेन, बुक्स, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब चीज़ों के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। इन तीनों के मैनेजमेंट के साथ आप अच्छे नंबर पाने के उद्देश्य की पूर्ति आसानी से कर पाते हैं। यानी हमें अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए क्या करना होता है, अपने संसाधनों का ठीक प्रकार से समायोजन करके, ठीक प्रकार से उपयोग करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। जो अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अब जो बच्चा मान लीजिए हाई स्कूल में है, इंटर में है और वो अपने समय का, अपने श्रम का बखूबी प्रबंधन कर रहा है, कहीं पर भी फालतू वेस्ट नहीं कर रहा है, पढ़ाई अच्छी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, तो रिजल्ट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसको अच्छे नंबर्स मिलेंगे, उसकी अच्छी रैंकिंग होगी, उसका फ्यूचर बनेगा। लेकिन वहीं एक बच्चा है जो हाई स्कूल, इंटर में है लेकिन वो अपने ना तो समय का प्रबंधन करता है, ना तो उसके उठने जागने, पढ़ने लिखने का कोई समय है, ना खाने पीने का कोई समय है, तो क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो वह बच्चा है उसके जो ख्वाब है, जो सपने तो सबके अच्छे होते हैं, सपने कोई खराब नहीं देखता है, ये बात अलग है उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कौन कर रहा है, उन सपनों को जीने के लिए जो चाहिए, जो तन्मयता चाहिए, जो लगन चाहिए, उसको कौन लगा रहा है। जो लगाएगा उसको रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं लगाता है उसको फिर रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि जो गृह प्रबंध की अवधारणा है
अगर आपसे यह प्रश्न पूछता है कि गृह प्रबंध की अवधारणा को प्रदर्शित कीजिए या संक्षिप्त में बताइए, तो आप यही क्वेश्चन के मेन में यही आपको लिखना है कि अपने जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जो भी संसाधन उसके पास उपस्थित हैं उनका अधिकतम उपयोग करते हुए वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति जब करता है, वही उसका क्या है, गृह प्रबंध की अवधारणा को प्रदर्शित कर रहा है। या ऐसे कहिए कि जो गृह प्रबंध है उसकी अवधारणा कहती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त संसाधन का बेहतरीन उपयोग करते हुए अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। अब इसमें आप बहुत सारे उदाहरण देकर के अपने आंसर को लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। समय का सदुपयोग करना, अपने संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग करना। अब जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप प्रबंधन कर रहे हैं तब तो आप उसमें अपनी जो बेसिक नीड है उसकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए खर्च करेंगे और कल के लिए बचा के रखते चले जाएंगे, ताकि आगे आने पर आप उससे भी कोई बड़ा काम कर पाएं। और अगर आपके पास प्रबंधन नहीं है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें से अपने डर्रे के हिसाब से जो आप पसंद आया वो खरीदा, जो मन किया वो खाया। भले वो नुकसान कर रहा है, भले वो कपड़ा आप पे सूट नहीं कर रहा है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसमें स्पेंड कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में वो आपके प्रबंधन का एक गलत उदाहरण हो गया, आपने प्रबंधन नहीं किया। लेकिन अगर उस पैसे का समुचित प्रबंधन होता तो वो पैसा आज भी आपके लिए काम करता और आने वाले समय में भी काम करता। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि गृह प्रबंध की अवधारणा क्या है और उसमें हम किन किन संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का प्रयोग अगर व्यक्ति के जीवन में समय रहते हो जाए, जैसा कि अभी आप लोग हैं, अभी आप लोग बीए कर रहे हो, बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो, इसमें से जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो लोग अभी अपनी गृहस्थ लाइफ में एंटर करते होंगे। आजकल तो ग्रेजुएशन के बाद ही लगभग सभी लोग अपनी गृहस्थी में एंटर करते हैं। तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि अगर आपको यह ज्ञान है कि आपको अपने समय, श्रम और धन का समुचित प्रयोग करना है, कि कब आपको क्या करना है, मतलब आप अपने जीवन का प्रबंधन कर लीजिए कि इतने साल के हो जाएंगे तो हमें ये काम अभी तक कंप्लीट कर लेना है, टारगेटेड काम करना। जैसे कि आपने बीए में सोचा कि हम बीए कर रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, हम बीए इतने अच्छी रैंकिंग से पास कर लेंगे कि पूरे अच्छे तरीके से हम अपने सिलेबस को पढ़ेंगे कि हमें इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को समझाया भी है, मेरी किसी वीडियो में, कि जीवन का प्रबंधन कितना आवश्यक है। अगर समय पर व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाए कि उसे कब क्या करना है और वह जो कर रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा, तो किसी के भी जीवन में समस्याएं आए ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हर परिवार में प्रत्येक बच्चे को समझाने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं और वो अपने जीवन का क्या कर देता है, समय बर्बाद कर देता है। आज इतने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों? आखिर हम लोग बेरोजगारी के चरम पे हैं, क्यों? कुछ तो ऐसी वजहें भी हैं कि हमारी सरकार सपोर्ट नहीं करती है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकली लीगल हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी स्किल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा। उन लोगों ने टेक्निकली कुछ नॉलेज अर्न किया ही नहीं, जिसकी वजह से उनके पास कोई करंट एबिलिटी ऐसी नहीं है कि जिसके बदले में वो अच्छी इनकम कर पाएँ। तो ऐसी परिस्थिति का जिम्मेदार कौन? क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था कि आखिर आपको इस समय पर क्या करना चाहिए और आपके जो निर्णय हैं इसका रिजल्ट आने वाले समय में क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आपका जो सिलेबस है ये आपको बता रहा है कि आपके घर में चाहे कोई आपका बताने वाला हो या ना हो, पर आपका सिलेबस आपको ये बताता है कि आपके समय, श्रम और धन की कितनी महत्ता है आपके जीवन में, और समय पर ही आपको उसका प्रबंधन सीख लेना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रबंधन की विशेषताएं क्या हैं। ये तो अवधारणा की बात थी,
अभी तक हम लोगों ने प्रबंधन क्या है, प्रबंधन की परिभाषा को देखा और फिर हम लोगों ने प्रबंधन की अवधारणा को देखा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि प्रबंधन क्या है, एक कला है जो सबके पास होती नहीं है, हाँ सीखने से आ जाती है। सबके पास पहले से होती नहीं है लेकिन सीखने से आ जाती है। अब उदाहरण के तौर पर जो घर की गृहिणी है उसके टाइम का जो मैनेजमेंट है, जब आप देखेंगे, आपने पता नहीं अभी तक गौर किया है या नहीं किया है, लेकिन एक गृहिणी को लोग मजाक में कह देते हैं कि गृहिणी का घर चलाना ये तो बहुत आम बात है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर वो समय का प्रबंधन नहीं सीखती है तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति समय पर नहीं हो पाती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कुकिंग का सी भी नहीं आता होगा, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको चाय बनानी भी नहीं आती है, लेकिन आपके घर में जो आपके घर की गृहिणी है, जो आपके घर में आपकी माँ है, आपकी भाभी है, जो भी हैं, वो जब घर को संभाल रही हैं तो वो धीरे धीरे मल्टीटास्किंग बन जाती हैं। एक साथ वो खाना बना रही हैं, उसी के साथ वो बच्चे को भी तैयार कर रही हैं, फिर टिफिन भी पैक कर रही हैं, कोई आवाज़ दे रहा है तो उसकी भी ज़रूरतों का ध्यान रख रही हैं। मतलब वो एक टाइम पे बहुत सारे काम को करती हैं। आप देखिए, अगर टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता तो एक खाना बनाना भी बहुत मुश्किल का काम है। जो लोग किचन में अभी तक नहीं गए हैं, जब वो किचन में जाते होंगे और उनको बोल दिया जाए कि आपको दाल चावल रोटी सब्जी आधे घंटे में बनानी है 4 लोगों के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, क्योंकि वो कब सब्जी काटेंगे, फिर वो किस तरीके से सारा अरेंजमेंट देखेंगे, क्या है कैसे है, धीरे धीरे एक एक चीज़ करते रहेंगे तो वो आधा घंटा क्या 4 घंटे में भी 4 लोगों का खाना बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको कुकिंग नहीं आ रही है, उन्होंने उसको तो कहीं ना कहीं से पूछ लिया, सीख लिया, लेकिन टाइम को मैनेज करना नहीं सीखा। और वहीं जो घर की गृहिणी है वो क्या करती हैं, वो 15 से 20 मिनट में 4 लोगों का खाना बना करके सर्व करने की कैपेसिटी रखती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम मैनेज करना आ गया है। वो जानती हैं कि कब मुझे क्या करना है, कौन सी चीज़ पहले बनानी है, कौन सी चीज़ में कितना टाइम लगना है। तो एज ए एक्सपीरियंस वो उस चीज़ को यूज़ करती हैं और अपने टाइम को मैनेज कर लेती हैं। तो इसलिए यह एक कला है जो धीरे धीरे सीखने से ही आती है, प्रैक्टिस से आती है, किसी के बता देने से, किसी के कह देने से नहीं आती है। ये चीज़ तब आती है जब हम उस काम को करते हैं। अब प्रबंधन सिर्फ किचन का ही नहीं है, यहाँ पर पूरी लाइफ का प्रबंधन है कि हमें अपनी जो हमारी बाहर काम करने की जो लाइफ है, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें भी हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। जितनी वर्किंग वीमेंस हैं वो क्या करती हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी फैमिली है, उनकी भी घर की जिम्मेदारियां हैं, वो लोग भी उन कामों को करती हैं और बाहर भी काम करती हैं। तो क्या बिना मैनेजमेंट के करती हैं? नहीं, वो टाइम को मैनेज करती हैं। उस कला को उन्होंने सीखा है, तब जा कर के वो आज अपने इस काम पर आगे बढ़ पाई हैं। दूसरी बात यह है कि यह क्या है, एक अदृश्य कौशल है। अदृश्य कौशल का मतलब यह है कि यह दिखाई नहीं देती है। जो प्रबंधन की बात है, जो प्रबंधन है, वो हमें दृश्य रूप में दिखाई नहीं देता है। जैसे हमें फ्रिज, हमारा कूलर, हमारा गैस, हमारा घर दिखाई देता है, ऐसे प्रबंधन दिखाई नहीं देता। उन सभी दृश्य चीज़ों को संचालित करने के लिए जो अदृश्य कॉन्सेप्ट है वही क्या है, प्रबंधन है। ठीक है। पृथक अस्तित्व, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर जैसी प्रबंधन की क्षमता होगी दूसरे के अंदर वैसी प्रबंधन की क्षमता नहीं होती है, सब में अलग अलग पाई जाती है। अब जैसे एक व्यक्ति जो है वो बाहर कितना भी काम कर ले, घर आने के बाद उसको उतनी थकान नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने टाइम का सही तौर तरीके से मेंटेनेंस कर रखा है, उसने अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है, वो टाइम पे योगा कर रहा है, वो अपनी डाइट को बैलेंस कर रहा है, वो अपने रहन सहन को संभाल रहा है। तो इन सारी चीज़ों का प्रबंधन करते करते उसने अपने जीवन को बिल्कुल प्रबंधन के हिसाब से सेट करके रखा हुआ है, तो उसकी लाइफ अलग है। जो दूसरा व्यक्ति है वो 11 बजे सो के उठ रहा है, ऑयली खाना खा रहा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, इन सब चीज़ों को टच नहीं कर रहा है,
तो वो क्या करेगा, वो बीमारी को बुलावा दे रहा है, क्योंकि उसने मैनेजमेंट का बिल्कुल जो 0% है उसको भी उसने यूज़ नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे, जब आप एक बार एनालाइज करेंगे तो हमारे घर में ही हमको ये उदाहरण मिल जाएगा कि कैसे लोग मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट किन किन चीज़ों का होता है बेटा? टाइम का होता है, मेहनत का होता है और धन का होता है। इन्हीं 3 बेसिक चीज़ों को मेंटेन करके, उनका प्रबंधन करके हम जीवन के बड़े से बड़े उद्देश्यों की भी प्राप्ति कर सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सब में अलग अलग पाई जाती है। सार्वभौमिक, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि प्रबंधन किसी विशेष स्थान पर नहीं है, हर जगह है। मैंने पूरी वीडियो में कई बार आपको बोला है कि प्रबंधन हमारे प्रत्येक कार्यों से संबद्ध है, हमारी प्रत्येक क्रियाओं से संबद्ध है। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम प्रबंधन करने के लिए किसी विशेष कार्य को ही चुनते हैं। हम सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक अपनी बहुत सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं। वही क्या है, मैनेजमेंट जो है वो प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलेगा। आपको घर में मिलेगा, आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा, आपको पूरे वर्ल्ड में अगर आप जाएं, आप किसी भी प्रक्रिया को देख रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो जो है मैनेजमेंट किया गया है। अभी कोई फंक्शन हो रहा है तो क्या बिना मैनेजमेंट के हो गया? एक प्लान बना, ये प्रोग्राम होना है, इसमें ऐसे ऐसे लोग काम करने वाले हैं, ये प्रोग्राम रखा जा रहा है, इसको हैंडल कैसे करना है, इसमें सामग्री क्या क्या लगनी है, इसका प्रोग्राम हो गया, सभी चीज़ों का सही रूप में संचालन हो गया। लास्ट में फिर हम मूल्यांकन करते हैं कि आखिर हमारे काम में कमी क्या रह गई। फिर जब हम अगली बार काम वही करते हैं तो फिर हम अपने मैनेजमेंट को और इम्प्रूव कर लेते हैं। अर्थात संपूर्ण विश्व में जो मैनेजमेंट है वो प्रत्येक स्थान पर पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन क्या है, सार्वभौमिक है, एक विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो प्रबंधन के चरण है ना, वो ठीक वैसे ही हैं जैसे हम किसी साइंटिफिक एक्टिविटी को अंजाम देने से पहले एक प्रोग्राम बना करके और उस पर काम करते हैं। वैसे ही किसी भी काम को करने के लिए जब हम प्रबंधन करते हैं तो उसके कुछ विशेष चरण हैं, जैसे प्लानिंग करना, जो उसके लिए आवश्यक संसाधन हैं उनको संगठित करना, उन संसाधनों का समन्वय करना, फिर उसके बाद उस पर समन्वय करने के बाद उनको संचालित करना, संचालन के बाद उनमें अगर उत्प्रेरण की आवश्यकता है तो हम उसको उत्प्रेरित करते हैं। उत्प्रेरण और उत्प्रेरित का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर कोई प्रक्रिया हो रही है और उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है या फिर उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो ऐसी परिस्थिति में जो एडिशनल वर्क किया जाता है वो एक उत्प्रेरण का कार्य करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, किसी कम्युनिटी में, किसी सोसाइटी में चल रहा है, तो प्रोग्राम चल रहा है, लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे बस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का अट्रैक्शन ना डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो ऐसे में जो प्रबंधक होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो किसी अच्छी सी क्यूट सी जो परफॉर्मेंस है उसको वो सामने ला देता है, किसी बच्चे का डांस करा देगा या किसी अच्छे परफॉर्मर को सामने लेकर के आएगा, तो लोगों का अट्रैक्शन एक बार फिर बढ़ जाता है ना। तो वही क्या है, वो उसका कैटलिस्ट है, वो उसका उत्प्रेरण हो गया। और सबसे लास्ट में जब हम अपनी प्रक्रिया को उत्प्रेरित या नियंत्रित कर लेते हैं तो अंत में प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि आखिर हमने ऐसा जो कुछ भी किया है इसका रिजल्ट क्या है, क्या हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट मतलब कि हम जितने पैसे में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या उससे कम पैसे में, उससे कम खर्च में और उससे अच्छी व्यवस्था को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। एक छोटी सी बर्थडे पार्टी है या एक रोज़ का खाना है, भाई कोई भी खाना बनाते हो आप, तो आप ये सोच के देखते हो कि कम खर्च में अच्छा खाना बन जाए। अब आप एक दिन के खाने के लिए 50,000 रुपये तो खर्च नहीं करोगे, आप यही सोचोगे 200-400 में आराम से 4-5 लोगों का खाना, साग सब्जी लेकर के सब चीज़ें मतलब एक मैनेजमेंट मैंने बस एक बताया है
कि आप इस हिसाब से खर्च करके एक खाने को, अच्छी डाइट को मेंटेन कर लेते हो आर्थिक स्थिति के हिसाब से। तो वो क्या है, वो मैनेजमेंट है, उसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे मूल्यांकन के बाद सोचते हैं। विशिष्ट प्रक्रिया है, बिल्कुल प्रबंधन अपने आप में एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इसकी विशिष्टता की ही देन है कि दिन प्रतिदिन हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बेहतरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर, प्रत्येक संस्थान, प्रत्येक जो समूह है, उन सभी स्थानों पर आप देखेंगे तो प्रबंधन पाया जाता है। कहीं पर भी कोई भी काम बिना प्रबंधन के नहीं होता है। निर्धारित लक्ष्यों के लिए सामूहिक प्रयास, मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि आपको कोई प्रोग्राम करना है तो ऐसे में आपको अपने संसाधनों को बटोरना होगा। भाई लाइट वाला अलग लगेगा, म्यूजिक वाला अलग लगेगा, टेंट वाला अलग लगेगा, जो लोग परफॉर्म करेंगे वो अलग होंगे। तो सबको साथ में लेते हुए जब आप एक कंक्लूजन निकालते हो तो आपको पता चलता है कि एक साथ मिलकर के बहुत सारे लोग एक प्रोग्राम को अरेंज करके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक सामूहिक प्रयास है। या आप घर में भी देख लीजिए, एक घर को चलाने के लिए जो घर की सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे किचन का काम है, कपड़ों का काम है, साफ सफाई का काम है, बच्चों को स्कूल ले जाना ले आना है, उनके टिफिन का काम है, साग सब्जी लाना है, घर में पैसे कमा कर लाना है, घर की जो बिलिंग जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और ये सारे काम हैं, घर के जितने काम होते हैं क्या वो एक अकेला व्यक्ति करता है? नहीं, वो काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो ऐसे में सभी लोग मिलकर के जब काम करते हैं तो हम एक घर को बेहतर तरीके से संचालित कर पाते हैं। वही बात यहाँ भी कही गई है कि जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए यह क्या है, एक सामूहिक प्रयास होता है। प्रत्येक स्तर पर वांछित, यानी कि हमारे जीवन में प्रत्येक स्तर पर एक बच्चे के जन्म से लेकर के और जब तक वो जीवित है तब तक प्रत्येक चरण में प्रबंधन की आवश्यकता होती ही होती है। बिना प्रबंधन के व्यक्ति का एक भी क्रिया संपन्न नहीं होती है। और सबसे आखिरी बात यह क्या है, यह एक प्रोफेशन है। ये एक प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसकी ज़रूरत आज के समय पर बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं, जो इवेंट प्रोग्रामर्स होते हैं, उनको आप देखिए वो यही काम करते हैं। अगर आपको एक बर्थडे पार्टी करनी है तो आप एक ऑर्गेनाइजर को बुलाते हो, जिस लेवल पे करनी होती है उसको बजट बता देते हो, उसको बता देते हो कि इतने बजट में हम ऐसा चाहते हैं, आप उस हिसाब से अरेंजमेंट कर दीजिए। इवेंट मैनेजर अरेंज कर देता है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको केवल पैसे देने हैं और आपका प्रोग्राम सेट हो जाता है। आपको जाना है, एंजॉय करना है अपनी पार्टी में और फिर चले आना है। तो ये एज ए प्रोफेशन भी एक बहुत बेहतरीन काम है। और होम साइंस जैसा कि आपको जीवन जीने की कला के साथ साथ जीवन के आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति में भी आपकी मदद करता है, ये आपको प्रोफेशनली भी एक्टिव बनाता है। उसी में एक प्रोफेशन ये भी है। आज के समय का ये बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन है। बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होकर के और चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे कि अब मैरिज हॉल्स को देख लीजिए, इवेंट मैनेजर्स को देख लीजिए, या कोई भी काम है अगर आप देखें तो हर जगह आपको ऐसे लोग इस काम को करते हुए मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको प्रबंधन की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अभी तक आपको वो समझ में आया होगा कि गृह प्रबंधन क्या है। आगे की क्लास में हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट। आपको अगर कुछ लगता है कि आपको फिर से कुछ समझना है तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से वीडियो बना करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस सिलेबस को पहुँचाएंगे, इस वीडियो को पहुँचाएंगे, ताकि वो लोग भी अपने सिलेबस को जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। और अब तो एग्ज़ाम्स की डेट्स कुछ ही दिनों में आने वाली हैं, तो आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो पाए, इसीलिए आई होप कि आप इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।